साल 1914 है। एक छोटा सा द्वीप जहां न कोई शहर है न ही लोगों की भीड़। वहां सिर्फ एक लाइट हाउस है और एक रहस्य जो समंदर की गहराइयों में छिपा हुआ है। शुरुआत में एक जहाज दिखाई देता है जो साउथ अटलांटिक महासागर के रास्ते अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। उस जहाज में एक मौसम विशेषज्ञ है जिसका नाम डेविड। वे जिस द्वीप की ओर जा रहे हैं वह अटलांटिक महासागर के सबसे गहरे हिस्से में स्थित। सरकार ने डेविड को वहां भेजा है ताकि वह उस द्वीप के मौसम में होने वाले बदलावों का निरीक्षण कर सके। डेविड को लगभग एक साल तक वहां रहकर मौसम के अजीब बदलावों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। उसके बाद उसे लौट आना है। कैप्टन अपने जहाज से डेविड को उस द्वीप पर उतार रहा है। साथ में पूरे एक साल का खाना और जरूरी सामान भी है। लंबी यात्रा के बाद वे आखिरकार उस द्वीप पर पहुंचते हैं। एक छोटी नाव की मदद से वे द्वीप पर उतरते हैं और जरूरी सामान भी साथ ले आते हैं। द्वीप पर एक लाइट हाउस है और एक छोटा घर जहां डेविड को रहना होगा, क्योंकि इससे पहले यहां एक और मौसम अधिकारी रहता था, लेकिन उसकी ड्यूटी अब खत्म हो चुकी है। आज से डेविड इस द्वीप का नया मौसम अधिकारी होगा और पुराना अधिकारी रॉबर्ट कैप्टन एलेक्स के जहाज से वापस लौट जाएगा। लेकिन कमरे में घुसते ही सब चौंक जाते हैं। कहीं भी किसी इंसान का कोई निशान नहीं है। कमरे के अंदर की सारी चीजें बिखरी हुई पड़ी हैं। वे सोचते हैं कि शायद लाइट हाउस में कोई हो सकता है। यह सोचकर कैप्टन और डेविड तुरंत लाइट हाउस की ओर बढ़ते हैं और वहां पहुंचकर वे एक अजीब नजारा देखते हैं। पूरा लाइट हाउस नुकीली लकड़ियों से घेरा हुआ है, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बाहर से बंद कर दिया हो ताकि कोई अंदर न जा सके। कैप्टन और डेविड कई बार दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अंत में वे जोर से धक्का देकर अंदर दाखिल होते हैं। लाइट हाउस के सबसे ऊपर उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम है ग्रूनर। वह नीचे लेटा हुआ है। जब वे ग्रूनर से पुराने मौसम अधिकारी के बारे में पूछते हैं तो वह उदासीन होकर कहता है कि उसे कोई भयानक बीमारी थी। कैप्टन जब उसके मृत शरीर के बारे में पूछता है तो ग्रूनर और भी अजीब जवाब देता है, शायद किसी ने उसे मार दिया। ग्रूनर की बात सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों ही चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ग्रूनर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन पुराने अधिकारी की असली जानकारी पाए बिना वे कुछ कर नहीं सकते। कैप्टन डेविड से कहता है कि चाहे तो वह अभी उनके साथ घर वापस जा सकता है, लेकिन डेविड जानता था कि अगर वह सरकार को द्वीप का सही मौसम रिपोर्ट दे सके तो उसे अच्छा पैसा मिलेगा। इसलिए उसने तय किया कि वह इसी द्वीप में रहेगा। कैप्टन डेविड को आत्मरक्षा के लिए एक बंदूक देता है, क्योंकि यह जगह जितनी सुरक्षित दिखती है वास्तविकता में उतनी सुरक्षित नहीं हो सकती। कैप्टन के चले जाने के बाद डेविड घर को रहने योग्य बनाता है। एक दराज में वह एक डायरी पाता है। डायरी में द्वीप के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सब स्पष्ट नहीं है। कुछ बातें अधूरी हैं। डेविड हर लाइन ध्यान से पढ़ता है। डायरी में कुछ अजीब जीवों की तस्वीरें भी हैं, जिन्हें देखकर डेविड समझ नहीं पाता कि यह क्यों बनाई गई हैं। शायद अधिकारी अकेला था, इसलिए समय बिताने के लिए ऐसा किया होगा। डायरी के एक पन्ने में उसकी पत्नी की भी तस्वीर है। डेविड डायरी पढ़ते पढ़ते थक जाता है और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अगली सुबह डेविड अपना काम शुरू करता है, लेकिन समुद्र किनारे पहुंचते ही उसके कदम रुक जाते हैं। कुछ पत्थर अजीब तरीके से सजाए गए हैं और उनके बीच कुछ समुद्री शैवाल एक अजीब पैटर्न में रखे हुए हैं। डेविड सोचता है शायद यह ग्रूनर का काम है। इस तरह वह अपने मुख्य काम पर लौटता है, मौसम का डेटा इकट्ठा करने का काम, जिसके लिए वह यहां आया है। काम के दौरान डेविड दूरबीन से लाइट हाउस की ओर देखता है और उसे लगता है कि ग्रूनर के साथ कोई और भी है, लेकिन फिर वह सोचता है कि शायद यह उसकी कल्पना है। रात हो जाती है। डेविड अपने काम में व्यस्त रहता है। अचानक दरवाजे पर कोई खटखटाहट होती है। वह सोचता है शायद ग्रूनर आया है। वह ग्रूनर को नाम लेकर पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। हाथ में लैंप लेकर जब डेविड आगे बढ़ता है तो उसके कानों में अजीब आवाजें आती हैं। फिर वह देखता है कि दरवाजे के नीचे से एक अजीब प्रजाति का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वह हाथ इंसानी नहीं है। डेविड डर से कांप गया। वह दौड़कर बेसमेंट में चला गया और वहां जाकर छिप गया। कुछ ही देर में वह रहस्यमयी प्राणी कमरे में घुस आया और सूंघते सूंघते डेविड को खोजने लगा। बेसमेंट की दीवार के एक फटने से उस प्राणी की भयानक आंखें डेविड को घूरती रहीं। डेविड ने तुरंत एक चाकू उठाया और जैसे ही वह आंख फटने के सामने आई, उसने पूरी ताकत से चाकू अंदर घोंप दिया। प्राणी दर्द से चीख कर भाग गया, लेकिन यह बात पूरी तरह नहीं कह सकते कि वह फिर वापस नहीं आएगा। डेविड ने बेसमेंट का दरवाजा मजबूती से बंद किया और रस्सी से कसकर बांध दिया। डर के मारे उसने पूरी रात वहीं जाग कर काटी। अगली सुबह जब डेविड बाहर निकला तो उसने रेत पर कुछ निशान देखे। वे पैरों के निशान इंसानी नहीं थे। वह साफ समझ गया कि यह किसी इंसान का काम नहीं है। निशान सीधे समुद्र की ओर जाकर खत्म हो गए थे। अब डेविड समझ गया कि ग्रून ने लाइट हाउस के चारों ओर नुकीली लकड़ियां क्यों गाड़ रखी थीं। निश्चित ही यह अजीब किस्म का प्राणी अक्सर यहां आता था। डेविड को यह भी एहसास हुआ कि यह घर अब उसके लिए सुरक्षित नहीं है। शायद वह प्राणी रात में फिर आ सकता है। डर के कारण डेविड लाइट हाउस की ओर दौड़ा और ग्रूनर को चिल्लाकर बोला, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। लेकिन ग्रूनर ने उसे अंदर नहीं आने दिया। उसने कहा, तुम्हें तो उस जहाज पर वापस चले जाना चाहिए था। निराश होकर डेविड वापस लौट आया। अब उसे अपने घर को सुरक्षित बनाना था। उसने हर खिड़की को लकड़ी से बंद करके सील कर दिया और चारों तरफ नुकीली लकड़ियों की बाढ़ लगा दी। दरवाजे के सामने पुराने कागज और किताबें रखकर उन पर तेल डाल दिया ताकि प्राणी आने पर आग दिखाकर उसे डराया जा सके। लेकिन एक सच्चाई थी जिसे डेविड तब तक नहीं जानता था, और वह आज रात ही जानने वाला था।
भाग्य से उसे घर के अंदर एक पुराना बक्सा मिला। उस बक्से में एक बंदूक और कई गोलियां थीं। ये देखकर उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ी, लेकिन डर अब भी बाकी था। शाम ढलते ही चारों ओर रात का अंधेरा छा गया। डेविड बंदूक हाथ में लेकर कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठा रहा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। अचानक एक अजीब सी आवाज उसके कानों में पड़ी। जब डेविड खिड़की की ओर बढ़ा तो ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, क्योंकि सिर्फ एक नहीं, पानी के अंदर से कई अजीब प्राणी बाहर निकल आए थे और वे सभी डेविड के घर की ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही समय में वे दरवाजा तोड़ने लगे। डेविड ने तुरंत गोलीबारी शुरू की। कुछ प्राणी गिर पड़े, लेकिन बाकी और भी हिंसक हो गए। वे अब किसी भी तरह घर के अंदर घुसने के लिए बेताब थे। उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। डेविड ने देर किए बिना दरवाजे के सामने रखे कागज और किताबों में आग लगा दी। आग देखते ही वे प्राणी डरकर फिर समुद्र की ओर भाग गए। लेकिन अब आग पूरे घर में फैलने लगी। घर लकड़ी का बना होने के कारण आग बिजली की तरह फैल गई। डेविड ने एक चादर ओढ़कर खुद को बचाया और गेट तोड़कर बाहर निकल आया। लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे जाकर छिप गया। उसका दाहिना हाथ बुरी तरह जल चुका था। सौभाग्य से तभी बारिश शुरू हो गई और धीरे धीरे आग बुझ गई। मगर रात भर की बारिश के बाद भी सुबह जब उसने देखा तो पूरा घर राख बन चुका था। डेविड अपना घर बचा नहीं सका। अब अगर डेविड को जीवित रहना है तो उसे लाइट हाउस में ही शरण लेनी होगी। वह अपनी राइफल उठाता है और लाइट हाउस के पास एक चट्टान की दरार में छिप जाता है। उसका इरादा था कि बंदूक ताने वह किसी तरह अंदर घुसे, पर तभी ग्रूनर उसकी ओर बंदूक तान देता है। ठीक उसी समय ग्रूनर के पास मौजूद एक अजीब प्राणी अचानक डेविड पर झपटता है। वह प्राणी असल में ग्रूनर का रक्षक था। ग्रूनर तुरंत डेविड को रोकते हुए कहता है, यह मेरा पालतू है। डेविड गोली नहीं चलाता, लेकिन एक शर्त रखता है। अगर तुम्हें बचना है तो मुझे लाइट हाउस में रहने देना होगा। मेरे पास 1 साल के लिए काफी गन पाउडर और इतना भोजन है कि हम दोनों आराम से जी सकते हैं। ग्रूनर कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे धीरे मान जाता है। शाम होने से पहले वे दोनों बचे हुए सामान लेकर लाइट हाउस लौट आते हैं। अगली सुबह वह प्राणी चुपचाप डेविड का जला हुआ हाथ चाटने लगता है। तब डेविड गहरी नींद में था। कुछ ही देर में उसका हाथ काफी हद तक ठीक हो गया। यह देखकर डेविड हैरान रह गया, लेकिन जो उसकी आंखों के सामने हो रहा था उसे मानना भी कठिन था। लाइट हाउस के ऊपर डेविड देखता है कि ग्रूनर बंदूक से मिली गोलियों को गिन रहा है और वह प्राणी अपनी तरह से उसकी मदद कर रहा है। इसका मतलब साफ था, वह प्राणी हिंसक नहीं था। डेविड अब ग्रूनर का करीब से उसके बारे में और ज्यादा जानना चाहता है और वह चाहता है कि इस बात को पूरी दुनिया के सामने लाया जाए, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं। एक अजीब तरह की मादा प्राणी समुद्र के अंधेरे से निकलकर उनके सामने आई थी। अगर वह प्राणी सच में दुनिया के सामने आती है तो डेविड और ग्रूनर दोनों ही दुनिया भर में मशहूर हो जाएंगे। लेकिन ग्रूनर यह नहीं चाहता। वह इस द्वीप को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। उसका मानना है कि समाज में कोई भी अकेला नहीं रह सकता। हर कोई किसी न किसी का नौकर या दास होता है। इसी वजह से उसके लिए यह द्वीप एकदम परफेक्ट जगह है, जहां वह खुद को राजा समझता है, अपनी मर्जी का मालिक। इसलिए उसने द्वीप के कई हिस्सों में लिख रखा है, ग्रूनर इज किंग। लेकिन वह अजीब औरत जैसी प्राणी उसकी पालतू कैसे बनी? असल में एक बार ग्रूनर ने उसकी जान बचाई थी। एक दिन वह गलती से उसकी मछली पकड़ने वाली जाल फिशिंग नेट में फंस गई थी। तब वह प्राणी बहुत छोटी थी। उसी दिन से वह ग्रूनर के साथ रहने लगी और उसकी हर बात मानने लगी। लेकिन ग्रूनर बहुत गुस्सैल इंसान है। उसने कभी उस प्राणी के साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया। वह नियमित रूप से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। एक बार उस प्राणी ने ग्रूनर पर हमला कर दिया। उसके बदले में ग्रूनर ने उसे ऐसी सजा दी कि उसके बाद से वह खुद को ग्रूनर की दासी समझने लगी। शायद इसी वजह से हर रात समुद्र से बाकी प्राणी आते हैं उसे वापस ले जाने के लिए, लेकिन वे दिन की रोशनी में हमला नहीं कर सकते। खैर, अब डेविड अकेले नहीं रहना चाहता। वह किसी आने वाले जहाज को सिग्नल भेजकर इस जगह से निकल जाना चाहता है, लेकिन यह आसान नहीं। ग्रूनर कहता है कि कभी कोई जहाज इस द्वीप पर नहीं आता, लेकिन डेविड उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। उसे यहां बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह यहां घुटन महसूस करता है। वह जितनी जल्दी हो सके वहां से जाना चाहता है। शाम होने लगती है। ग्रूनर उसे कहता है कि बंदूक लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि कभी भी प्राणी हमला कर सकते हैं। वे लाइट हाउस की रोशनी जलाने की तैयारी करते हैं। थोड़ी देर बाद बड़ी संख्या में समुद्री प्राणी बाहर निकलकर लाइट हाउस की ओर बढ़ने लगते हैं। ग्रूनर लगातार गोली चलाता रहता है, लेकिन डेविड डर से अंदर भाग जाता है। ग्रूनर बार बार बुलाता है, लेकिन वह एक कोने में चुपचाप बैठा रहता है और कुछ देर बाद बेहोश हो जाता है। ग्रूनर अकेले ही उन प्राणियों से लड़ता रहता है। सुबह होने से पहले थका हुआ ग्रूनर डेविड को जगाकर कहता है, अगर तुम लाइट हाउस में रहना चाहते हो तो मेरी हर बात माननी होगी। रोज पानी लाना होगा, लाइट हाउस के सारे बड़े छोटे काम करने होंगे और रात में मेरे साथ पहरेदारी करनी होगी। जिंदा रहने के लिए डेविड को यह सब मानना पड़ता है। डेविड अब ग्रूनर का हर काम करने लगता है, लेकिन एक बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं। ग्रूनर हर दिन अलग अलग तरीकों से उस मादा प्राणी को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। लेकिन जो इंसान सालों से वीरान द्वीप पर अकेला रहता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ना स्वाभाविक है। डेविड भी यही सोचता है। शायद ग्रूनर का अब उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, फिर भी डेविड को उसकी बात माननी पड़ती है।
रात होते ही उसे फिर से पहरेदारी के लिए तैयार होना होता है। और जैसे हर रात, वैसे ही आज भी वे समुद्री प्राणी निकल कर आते हैं। लेकिन आज डेविड नहीं डरता। वह गोली चलाता है। लेकिन आज ग्रूनर कुछ नहीं करता। वह डेविड को बाहर छोड़कर लाइट हाउस का गेट बंद कर देता है और खुद अंदर चुपचाप बैठा रहता है, मानो चाहता हो कि डेविड खुद सीख ले कि इन प्राणियों से कैसे लड़ना है, वरना लड़ते लड़ते वह मर जाएगा। डेविड चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगता है, लेकिन ग्रूनर कोई मदद नहीं करता। इस तरह लड़ते लड़ते रात बीत जाती है और सुबह होती है। सुबह ग्रूनर देखता है कि डेविड खून से लथपथ लाइट हाउस के दरवाजे के सामने बैठा है। अब वह सीख चुका है कि इन प्राणियों से कैसे लड़ना है। उसके अंदर का डर खत्म हो चुका है। समय इसी तरह बीतता रहता है। रात को उन प्राणियों से लड़ाई और दिन में ग्रूनर के साथ लाइट हाउस के काम। यह द्वीप अब उसके लिए एक कैद खाने जैसा बन गया है। वह हमेशा यही सोचता रहता है, कब वह यहां से निकलेगा, कब आजाद होगा। धीरे धीरे डेविड और उस मादा प्राणी के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है। डेविड अब उसके लिए दुख महसूस करने लगता है। अपनी जरूरतों को छोड़कर बिल्कुल अकेले रहना कितना तकलीफदेह होता है। शायद वह प्राणी भी ऐसा ही कुछ महसूस करती है। डेविड उसे एक नाम देता है, एनेरियस। कुछ दिनों बाद वे देखते हैं कि प्राणियों के हमले कम होते जा रहे हैं। डेविड सोचता है, शायद सर्दियों में वे कहीं और चले जाते हैं, जैसे व्हेल जाती हैं। या शायद उन्होंने समझ लिया है कि इन दोनों पर हमला कर कोई फायदा नहीं। लेकिन ग्रूनर साफ कह देता है, बिल्कुल नहीं, वे जरूर वापस आएंगे। अभी वे बस अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। कुछ दिन और गुजरते हैं। एक रात खाने के बाद ग्रूनर और डेविड समय बिताने के लिए डब्बा खेलते हैं, लेकिन यहीं वे दोनों बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। खेल में इतना खो जाते हैं कि लाइट हाउस की रोशनी जलाना भूल जाते हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर प्राणी उन पर हमला कर देते हैं। डेविड देखता है कि अब वे प्राणी प्रजनन ब्रिड कर रहे हैं। उनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि दोनों मिलकर देर तक लड़ भी नहीं पाएंगे। गोली भी लगभग खत्म हो चुकी है। किसी तरह बचते बचाते वे दोनों लाइट हाउस के ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन इस दौरान ग्रूनर के पैर में गहरी चोट लग जाती है। प्राणी लाइट हाउस के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। अब डेविड और ग्रूनर के सामने बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन किस्मत अच्छी रहती है। सूरज निकल आता है। सूरज की रोशनी पड़ते ही सारे प्राणी वापस समुद्र में लौट जाते हैं। एनेरियस ग्रूनर का घाव ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब डेविड समझ चुका है कि इस युद्ध में वे जीत नहीं सकते। गोली लगभग खत्म, खाना भी बहुत कम, वे ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। अगले दिन किस्मत से डेविड बाहर टहलते हुए समुद्र में एक जहाज देखता है। वह तुरंत अंदर भागकर फ्लेयर गन लाता है और जहाज को सिग्नल देने लगता है। ग्रूनर नहीं चाहता कि डेविड इस द्वीप को छोड़े। उसी समय एनेरियस ग्रूनर पर हमला कर देती है। वह डेविड को ग्रूनर से बचाना चाहती है। ग्रूनर किसी को भी इस द्वीप से जाने नहीं देना चाहता। यह द्वीप उसकी अपनी छोटी सी दुनिया है, जहां वह राजा की तरह रहता है और वहां एक दासी है जो उसकी हर बात सुनती है। वह इस जीवन को छोड़कर शहर लौटना नहीं चाहता और डेविड को कोई जाने नहीं देना चाहता। इतने दिन रहने के बाद अब उसके पास कोई है जिससे वह बात कर सकता है। धीरे धीरे वह जहाज डेविड की आंखों के सामने समुद्र में खो जाता है। अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा। इसी तरह कुछ और दिन गुजर जाते हैं। ग्रूनर अब भी डेविड और एनियस दोनों के साथ बुरा व्यवहार करता है, लेकिन एनियस को वह विशेष रूप से मारता है जो डेविड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एक दिन डेविड एनियस को एक छोटा खिलौना नाव उपहार में देता है जो उसने अपनी टीम की हड्डियों से बनाया था। शायद इससे एनियस का मन थोड़ा हल्का हो जाए। लेकिन जब एनियस वह नाव देखता है, वह डेविड को द्वीप के एक कोने में ले जाता है जहां असली नाव रखी है। डेविड जब उस नाव के बारे में ग्रूनर से पूछता है तो ग्रूनर बताता है, हाँ, मुझे पता था कि वहां एक नाव है। कुछ महीने पहले एक हथियार तस्करी करने वाला जहाज था जिसमें बहुत सारे गोले और बंदूकें थीं। समुद्री तूफान के कारण वह द्वीप के बीच में डूब गया। कुछ लोग बचे और इस द्वीप तक नाव द्वारा आए, लेकिन सुबह होने से पहले कोई जीवित नहीं बचा। सभी उस क्रिएचर का शिकार हो गए। यह सुनकर डेविड के दिमाग में एक योजना आती है। उनके पास कुछ डाइविंग सूट जैसा है। अगर कोई इसे पहनकर समुद्र के नीचे डाइव करे तो शायद कुछ गोलियां या डायनामाइट मिल जाएंगी, जिससे दानवों से लड़ना आसान हो जाएगा। लेकिन ब्रूनर सीधे इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। वह समुद्र के किनारे तक जाना नहीं चाहता। फिर भी डेविड अपनी जान का जोखिम लेकर यह काम करने को तैयार हो जाता है। कुछ और दिन गुजरते हैं। डेविड और एनियस के बीच गहरा रिश्ता बनना शुरू होता है। डेविड उसे पसंद करने लगता है। यह सब ग्रूनर गुप्त रूप से देखता रहता है। तभी उसके मन में पहली बार विचार आता है कि शायद उसे डेविड की मदद करनी चाहिए। लेकिन ग्रूनर का असली उद्देश्य कुछ और है। वह चाहता है कि डेविड उसकी मदद से समुद्र के नीचे से डायनामाइट के बक्से निकाल लाए। फिर वह डेविड को वहां अकेला छोड़ देगा ताकि क्रिएचर उसे मार दें। इस तरह डायनामाइट उसके पास आ जाएगी और एनियस फिर उसकी दासी बन जाएगी। वे दोनों उस जगह पहुंचते हैं। डेविड डाइविंग सूट पहनकर समुद्र के नीचे उतर जाता है। देखा जाता है कि जहाज पूरी तरह से नष्ट हो गया है, लेकिन सौभाग्य से वे कुछ डायनामाइट के बक्से ढूंढ लेते हैं। तभी अचानक उसके सामने क्रिएचर आ जाते हैं। डेविड डरकर गिर जाता है। आयरन डाइविंग सूट इतना भारी है कि डेविड बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। वह ग्रूनर को ऊपर से कोई सिग्नल भी नहीं भेज पाता। ग्रूनर सोचता है कि शायद सभी प्राणी डेविड को मार चुके हैं, लेकिन वास्तव में पानी के नीचे केवल 2 क्रिएचर के छोटे बच्चे थे। डेविड पानी के नीचे दबाव बनाकर अपना डाइविंग सूट वहीं छोड़ देता है और स्वयं ऊपर सुरक्षित रूप से निकल आता है।
वहां वे कुछ पुराने बक्से ढूंढते हैं जिनमें डायनामाइट रखी है। वे लाइट हाउस के चारों ओर 2 स्तरों में डायनामाइट लगाते हैं ताकि अगले हमले में सभी मॉन्स्टर्स को पूरी तरह खत्म किया जा सके। कुछ महीने गुजरते हैं, बर्फ गिरने लगती है, लेकिन वे प्राणी फिर से अदृश्य हो जाते हैं। हमला बंद हो जाता है। अब उनका मुख्य काम लाइट हाउस चालू रखना और पहले की तरह निगरानी करना बन जाता है। ग्रूनर का सारा धैर्य अब टूट चुका है। शायद एनियस ने डायनामाइट की योजना के बारे में प्राणियों को बता दिया था, इसलिए वे अब हमला नहीं कर रहे थे। गुस्से में पागल होकर ग्रूनर एनियस को मारने लगता है, लेकिन वह डेविड को रोक देता है। अंततः वे दोनों मिलकर एक नई योजना बनाते हैं। लाइट हाउस का मुख्य दरवाजा खुला रखा जाएगा ताकि यदि प्राणी अंदर घुसें तो डायनामाइट विस्फोट किया जा सके। कुछ ही समय बाद वे प्राणी समुद्र से बाहर आने लगते हैं और सीधे मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। अंदर घुसते ही वे डेविड पर हमला कर देते हैं। डेविड साहस दिखाते हुए उन मॉन्स्टर्स से लड़ने लगता है। जब वे प्राणी लाइट हाउस के पास पहुंचते हैं तब ग्रूनर डायनामाइट का लीवर दबाता है, लेकिन विस्फोट नहीं होता। डेविड ने पहले ही इसके कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया था और उसे फिर से जोड़ना भूल गया। डेविड तेजी से ऊपर दौड़ता है और डायनामाइट के तारों को जोड़ना शुरू करता है। तब तक प्राणी लाइट हाउस पर चढ़ना शुरू कर चुके थे। ग्रूनर अकेले उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही कनेक्शन जोड़ा जाता है, डेविड पहले मंजिल का विस्फोट कर देता है। कई प्राणी इसमें मर जाते हैं, लेकिन अभी भी कई मॉन्स्टर्स लाइट हाउस पर हमला करने के लिए तैयार हैं। इसलिए ग्रूनर दूसरे मंजिल का विस्फोट कर देता है। इस भयानक विस्फोट में दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगले सुबह जब उनकी चेतना लौटती है तो वे देखते हैं कि एनियस वहां नहीं है। चारों ओर मृत प्राणियों के शव बिखरे हैं, कुछ जीवित लेकिन घायल हैं। ग्रूनर ने उन्हें एक एक कर मार डाला। तभी डेविड की नजर एक मृत प्राणी की गर्दन में झूलते हुए हार पर पड़ती है, और उसी क्षण डेविड समझ जाता है कि उनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी। वास्तव में ये प्राणी हिंसक नहीं थे। वे इंसानों की तरह सभ्य थे, बस इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते थे। शायद वे लाइट हाउस पर किसी कारण से हमला कर रहे थे, लेकिन ग्रूनर के लिए यह सब अर्थहीन था। उसके लिए वह द्वीप का राजा था और सभी को उसके आदेश मानने थे। इसके बाद कभी भी प्राणी उस तरह हमला नहीं कर पाए, लेकिन हर दिन समुद्र के किनारे से उनकी आवाज आती रहती थी। डेविड समझ नहीं पा रहा था कि उसने कितनी बड़ी क्षति कर दी। कितने परिवार टूट गए, कितने बच्चे अपने प्रियजन खो बैठे, सिर्फ एक गलतफहमी के कारण। अगले दिन डेविड देखता है कि कुछ छोटे बच्चे घूम रहे हैं जिन्होंने अपने परिवार खो दिया है। डेविड एक पत्थर से एक गोल घेरे बनाता है और उसके बीच में उस छोटे खिलौने की नाव रखता है ताकि एनियस वापस आए, लेकिन एनियस कभी वापस नहीं आया। एक दिन सुबह डेविड देखता है कि ग्रूनर बेहोश पड़ा है। उसके चारों ओर कुछ पुराने सामान बिखरे हुए हैं, जिसमें एक पुरानी तस्वीर भी है। जब डेविड उस तस्वीर को देखता है तो वह हैरान रह जाता है। वह वही लड़की थी जिसकी तस्वीर उसने पहले दिन ग्रूनर की डायरी में देखी थी। वह लड़की वास्तव में ग्रूनर की पत्नी थी और ग्रूनर कभी इस लाइट हाउस में आए थे। वह असल में 1 साल पहले इस द्वीप पर आए एक मौसम अधिकारी थे। उनका असली नाम रॉबर्ट था, लेकिन उन्होंने अपना नाम बदल लिया था क्योंकि अब वह कभी द्वीप छोड़ना नहीं चाहता था। यह देखकर डेविड भी उम्मीद छोड़ देता है कि वह कभी इस द्वीप को छोड़ पाएगा। अगले दिन दोपहर में डेविड समुद्र के किनारे जाता है और देखता है कि उस वृत्त के बीच रखा छोटा नाव अब वहां नहीं है, लेकिन उसी जगह वह एक छोटे प्राणी को देखता है जिसके हाथ में वही नाव है। डेविड अपनी टॉर्च लाइट वृत्त के बीच फेंक देता है, यह दिखाने के लिए कि उसे कोई लड़ाई नहीं करनी है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वह उनके साथ दोस्ती करना चाहता है। कुछ ही क्षणों में समुद्र की लहरों से एनियस बाहर आता है और उसके पीछे पूरा प्राणियों का समूह आता है। लेकिन इस बार कोई डेविड पर हमला नहीं करता, क्योंकि अब वे भी शांति चाहते हैं। वे केवल अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित जगह चाहते थे, जैसा कि हर प्राणी चाहता है। अचानक द्वीप पर मानवों की उपस्थिति उन्हें पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने हर रात हमला किया। लेकिन ग्रूनर को यह सब कैसे समझाया जाए? वह अब भी खुद को इस द्वीप का राजा मानता है। ग्रूनर लाइट हाउस से बाहर आता है, हाथ में बंदूक लेकर डेविड को दिखाने की कोशिश करता है कि प्राणी लड़ना नहीं चाहते, वे शांति चाहते हैं। लेकिन ग्रूनर कुछ सुनता नहीं। वह चिल्लाकर एनियस से कहता है कि अंदर चले जाओ। लेकिन यह पहली बार है जब एनियस उसकी नहीं सुनती, क्योंकि अब वह केवल उसकी दासी नहीं है। आज वह सिर्फ एक मां है जो अपने बच्चों के लिए खड़ी है। ग्रूनर अंदर से कमजोर महसूस करने लगता है और पहले की तरह लाइट हाउस की ओर बढ़ता है। डेविड सोचता है कि शायद अब ग्रूनर समझ गया कि हर प्राणी स्वतंत्रता चाहता है, कोई किसी का दास नहीं होना चाहता। लेकिन ग्रूनर समझदार इंसान नहीं है। वह लाइट हाउस पहुंचकर ऊपर से फायरिंग फ्लेयर फेंकता है जो सीधे एक छोटे प्राणी पर लग जाती है। वह बच्चा तुरंत मर जाता है। सभी डर के मारे भाग जाते हैं और एनियस भी डेविड से अपना पूरा विश्वास खो देती है। गुस्से में पागल होकर डेविड लाइट हाउस की ओर दौड़ता है और ग्रूनर से टकराता है। लड़ाई शुरू हो जाती है। वह चिल्लाकर पूछता है, तुमने ये सब क्यों किया? ये तो सिर्फ शांति चाहते थे। लेकिन ग्रूनर अब इतना हिंसक हो चुका है कि वह डेविड को मारने का निर्णय ले लेता है। हाथ में कुल्हाड़ी लिए जब वह डेविड पर हमला करने जाता है, तभी वह डेविड को उसके असली नाम से बुलाता है, रॉबर्ट। इस नाम को सुनकर ग्रूनर पूरी तरह रुक जाता है। असल में रॉबर्ट कभी ऐसा व्यक्ति नहीं था। इस द्वीप पर आने के बाद उसकी मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। अकेलापन, पत्नी की मृत्यु और गहरी अवसादग्रस्तता ने
उसे इस रूप में बदल दिया। वह वास्तव में कोई हत्यारा नहीं था, वह एक अच्छा इंसान था। प्राणी कभी भी लड़ाई नहीं चाहते थे, वे केवल शांति चाहते थे। ग्रूनर ने उन्हें इसलिए मारा ताकि वह खुद को शक्तिशाली साबित कर सके। अब ग्रूनर अपनी गलती समझता है। वह प्राणियों के सामने आत्मसमर्पण करता है और कुछ ही क्षणों में सारे प्राणी मिलकर उसे मार डालते हैं। डेविड खुद को लाइट हाउस के अंदर बंद करके सुरक्षित कर लेता है। समय इसी तरह बीतता है। 1 साल बाद द्वीप पर एक सरकारी अधिकारी और एक नया मौसम पर्यवेक्षक आता है। डेविड को वहां से ले जाया जाएगा और नया अधिकारी द्वीप के मौसम का निरीक्षण करना शुरू करेगा। लेकिन अधिकारी सोचता है कि डेविड ही वास्तव में ग्रूनर है। डेविड भी उनकी गलती नहीं सुधारता। वह चुपचाप बालकनी में खड़ा हो जाता है और कुछ नहीं कहता, क्योंकि अब वह भी इस द्वीप को छोड़ना नहीं चाहता, बिल्कुल ग्रूनर की तरह। इस बीच एनियस भी अपने परिवार के साथ खुश है। अब उन्हें किसी ग्रूनर का डर नहीं है। वे द्वीप और समुद्र में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। और यहीं इस फिल्म का अंत होता है।